नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आपको आरसीएम की अकाउंटिंग टैली प्राइम में कैसे करनी है, और वो भी टैली प्राइम की लेटेस्ट रिलीज 5.0 के अंदर आपको आरसीएम की अकाउंटिंग को किस तरीके से करना है। आज की इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं आरसीएम की अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, 3B में लायबिलिटी को कैसे दिखाना है, 3B में आईटीसी को कैसे दिखाना है, देन उसके बाद आपको उसकी जनरल एंट्रीज को कैसे पास करना है, और उसके बाद आपको उसके पेमेंट की एंट्री को कैसे पास करना है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल, महत्वपूर्ण वीडियो है। पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि आज की तारीख में अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो बिना आरसीएम को सीखे आप अकाउंटेंट नहीं बन सकते, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारी ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो जीएसटी के अंतर्गत आरसीएम में आते हैं। तो वो सीखना आपको बहुत जरूरी है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो जो भी नए भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि दो तरीके के मैकेनिज्म है टैक्स लगाने के। दो तरीके के मैकेनिज्म है, एक है नॉर्मल मैकेनिज्म या एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, और एक है आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो बहुत ही अगर इसको सिंपल सी भाषा में अगर आप समझना चाहते हो तो नॉर्मल मैकेनिज्म के अंदर बायर जो होता है वो सप्लायर को जीएसटी का पैसा देता है, और सप्लायर जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को जमा कर देता है, या तो आईटीसी से सेट ऑफ कर लेता है या फिर उस लायबिलिटी को कैश या बैंक के थ्रू उसको पे कर देता है। आरसीएम के अंतर्गत इसका उल्टा होता है, क्योंकि इसका नाम ही रिवर्स है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। इसके अंदर क्या होता है, बायर जो है, बायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज या रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है वो जीएसटी के पैसे को सप्लायर को ना देके सीधा गवर्नमेंट के पास जमा करता है और आईटीसी को क्लेम करता है। ये मैंने आपको इसको संक्षिप्त भाषा में और सरल भाषा के अंदर आपको समझा दिया कि आरसीएम क्या है। ठीक है। सो इस आरसीएम की अकाउंटिंग आपको टैली के अंदर कैसे करनी है वो अभी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, क्योंकि एफसीएम की जो अकाउंटिंग है, जो नॉर्मल मैकेनिज्म की अकाउंटिंग है, वो तो आप आए रोज करते ही हो, सीखते हो, वो आपको पता भी है। तो आरसीएम की अकाउंटिंग कैसे करनी है वो आज के इस वीडियो का टॉपिक है। तो भैया जीएसटी के एक सेक्शन है, वैसे सेक्शन वैक्शनों से मेरा बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है, बट फिर भी लिखने के लिए आपको बता दिया है कि जीएसटी का एक सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 जो है वो भैया बताता है कि गवर्नमेंट किसी भी गुड्स या सर्विस को नोटिफाइड कर सकती है आरसीएम के अंतर्गत कि भैया कौन सी गुड्स और सर्विसेज जो है वो आरसीएम के अंतर्गत आएंगी। अब यहाँ पे दो चीजें, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स भी आरसीएम के अंतर्गत आते हैं और सर्विसेज भी आरसीएम के अंतर्गत आते हैं। तो सेक्शन 9(3) के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स एंड सर्विस को स्पेसिफाइड कर रखा है। वो गुड्स और सर्विस की लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं वो है सर्विसेज की बात करने वाला हूं कि आपको आरसीएम ऑन सर्विसेज अगर लगाए तो उसकी अकाउंटिंग टैली प्राइम में कैसे करनी है। अगर आपको आरसीएम ऑन गुड्स की भी अकाउंटिंग टैली प्राइम के अंदर सीखनी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, पर पहले वीडियो देख लेना, क्योंकि वीडियो देख के तो आपको पता लगेगा कि जो आप वीडियो देख रहे हो उससे आप कुछ सीख भी रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। अगर अच्छी लगे तो भैया कमेंट कर देना कि भैया आरसीएम ऑन गुड्स की भी अकाउंटिंग सिखाओ, क्योंकि वहां पे आइटम के ऊपर आरसीएम को कैसे एप्लीकेबल करना है वो आपको सीखना है। तो यहाँ पे कुछ गुड्स और सर्विस को गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया हुआ है, स्पेसिफाइड किया हुआ, और आने वाले समय में और भी जो है गुड्स और सर्विस को वो उसमें इंसर्ट कर सकती है। अभी मैं अगर जो बहुत इंपॉर्टेंट और काम की सर्विसेज है जिसमें से कि एक है आपकी आरसीएम ऑन जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है। अगर आप इन सर्विसेज को परचेज करते हो और सामने वाला व्यक्ति अगर रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर रजिस्टर्ड है भी तो उसने अगर एफसीएम को चूज नहीं किया हो, तो आपको आरसीएम के अंदर टैक्स को जमा करना है। इसी तरीके से एक सर्विस और आती है आरसीएम ऑन लीगल सर्विसेज, और इसी तरीके से रिसेंटली जो एक सर्विस और इंसर्ट की गई है वो है आरसीएम ऑन रेंट। तो यहाँ पे आज हम जो बात करने वाले हैं आरसीएम ऑन सर्विस की बात करने वाले हैं, और इसको हम एक बार हम डिटेल में समझ लेते हैं। आरसीएम ऑन जीटीए किसके ऊपर एप्लीकेबल है, आरसीएम किसको पे करना है, कितने परसेंट पे करना है, और कोई एग्जेम्पशन भी है या नहीं है। तो एप्लीकेबिलिटी की बात करते तो भैया अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और जिससे आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस की जो एजेंसी जो सर्विसेज है वो ली हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विसेज अगर आपने ली है किसी ट्रांसपोर्टर से, वो जीएसटी में या तो रजिस्टर्ड नहीं है, और या तो अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसने एफसीएम को चूज नहीं किया हुआ है, आरसीएम को ऑप्ट किया हुआ है। तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, और आपको जो भी आपने फ्रीट की सर्विसेज ली है, जीटीए की जो भी सर्विसेज ली है, उसके ऊपर आपको आरसीएम को पे करना है। यहाँ पे जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, रेसिपिएंट आरसीएम में टैक्स तभी जमा करेगा जब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा। अगर मान लो जीटी भी अनरजिस्टर्ड, आप भी अनरजिस्टर्ड, तो भैया जीएसटी की बात ही नहीं उठती, और जब जीएसटी की बात नहीं उठती तो आरसीएम की बात भी नहीं उठती है। तो आरसीएम ऑन जीटीए किसके ऊपर लागू होगा,
उन रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन के ऊपर लागू होगा जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है और उन्होंने जीटीए से सर्विसेज ली है, और जो जीटीए या तो वो अनरजिस्टर्ड है और अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसने आपसे टैक्स का पैसा नहीं लिया है, मतलब उसने एफसीएम को ऑप्ट नहीं किया हुआ है, तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया। और अगर इसको शुद्ध देशी भाषा में अगर समझाऊं, टैली वुमेन इंस्टीट्यूट की अगर भाषा में समझाऊं, सीधी बात नो बकवास में समझाऊं, तो आपने अगर कोई भी ऐसा फ्रेट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में बुक किया है जिसमें एफसीएम एप्लीकेबल नहीं है, तो उसके ऊपर आपको आरसीएम को पे करना है। ये है शुद्ध भाषा और देसी भाषा। आरसीएम किसको पे करना है सर? बहुत सारे कंफ्यूजन होता है कि सर मेरे कंसाइनर ने जो है वो रेंट पे कर दिया है, मेरे पास तो माल आ गया है और मेरे पास बिल्टी भी आ गई है, तो सर मेरे को क्या आरसीएम पे करना है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था, शुद्ध देसी भाषा में आपको बताया था कि अगर आप फ्रेट के एक्सपेंस को बुक करते हो तो आपको आरसीएम को पे करना है। तो चूंकि आपके कंसाइनर ने अगर फ्रेट का पेमेंट कर दिया तो आप तो उसका पेमेंट नहीं कर रहे हो, जब आप उसका पेमेंट नहीं कर रहे तो आप उसको बुक नहीं करोगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हम तो झूठे खर्चे डाल के अपने प्रॉफिट को कम कर देते हैं, तो अगर आप झूठे खर्चे डाल के अपने प्रॉफिट को कम करते हो तो एक थोड़ा सा आरसीएम भी आपको पे कर देना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट, आपके पीएनएल के अंदर, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में अगर फ्रेट नामक कोई भी एक्सपेंस बुक होगा तो आज तो आप बच जाओगे, क्योंकि जो भी आप रिटर्न फाइल करते हो वो सेल्फ डिक्लेरेशन बेस पे फाइल करते हो, अपनी इच्छा से फाइल करते हो, अपनी खुद की इच्छा से फाइल करते हो। बट इन फ्यूचर जब भी जीएसटी का केस होगा, तो जब भी जीएसटी के केस होते हैं तो अधिकारी आपसे आपका पीएनएल, बैलेंस शीट और उनके एनेक्सर्स मांगता है। तो जब वो पीएनएल में देखेगा फ्रेट चार्जेस देखेगा तो वो आपसे उसके ऊपर आरसीएम की डिमांड करेगा विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। सो इसलिए मेरे भाई आगे के लिए बचना है तो अभी से सावधानी बरतो। तो अभी से सावधानी आपको क्या लेनी है कि अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर अगर फ्रेट के खर्चे को दिखा रहे हो, वो भी एफसीएम में एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको उसके ऊपर आरसीएम ईमानदारी से पे कर देना चाहिए, नहीं तो बाद में आपसे निकलवा लिया जाएगा। कितने परसेंट सर पे करना है आरसीएम? भैया आरसीएम आपको पे करना है 5%। सर हमने तो गूगल किया था, गूगल में हमने ये देखा कि 5% विदाउट आईटीसी है और 12% विद आईटीसी है, तो सर आप तो हमें मरवा दोगे 5% जमा करके। तो मेरे भाई वो जीटीए के ऊपर एप्लीकेबल है। जीटीए अगर उसको चूज करता है एफसीएम वाले ऑप्शन को, तो वो 5% विदाउट आईटीसी और 12% विद आईटीसी के ऑप्शन को चूज कर सकता है। चूंकि आप रेसिपिएंट हो, हम जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं वो रेसिपिएंट की अकाउंटिंग सीख रहे हैं कि आपको आरसीएम की अकाउंटिंग अपनी बुक्स में कैसे करनी है। तो आपने गुड्स जीटीए से सर्विसेज को लिया है, आपको केवल 5% ही आरसीएम को पे करना है और आप उसकी आईटीसी भी क्लेम कर सकते हो। एनी एग्जेम्पशन? तो भैया कोई एग्जेम्पशन नहीं है। पहले एग्जेम्पशन हुआ करती थी 2022 से पहले, जुलाई 2022 से पहले, कि भैया 750 रुपए पार्ट लोड पे और 1500 रुपए आपके फुल लोड के ऊपर, बट वो अब एग्जाम्पशन खत्म हो गया। तो मैंने बहुत ही साफ शब्दों में आपको बता दिया कि अगर फ्रेट का खर्चा आपने अगर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर बुक किया तो उसके ऊपर आपको आरसीएम को पे करना है, अगर वो एफसीएम में अगर आपने बुक नहीं किया है। तो बहुत ही साफ सी सिंपल सी भाषा में भैया, अगर आपका ट्रांसपोर्टर ने जो आपके ट्रांसपोर्टर ने जो आपसे फ्रेट के पैसे लिए और अगर उसने आपको जीएसटी का बिल नहीं दिया है तो आपको उसके ऊपर आरसीएम को पे करना है। दोबारा से समझ लो, अगर आपको किसी भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने फ्रेट की सर्विसेज दी है और फ्रेट की सर्विसेज का उसने अगर आपको बिल नहीं दिया है विद जीएसटी, तो उसका मतलब या तो वो अनरजिस्टर्ड है या वो रजिस्टर्ड है, तो उसने एफसीएम को ऑप्ट नहीं किया है, आरसीएम को ऑप्ट किया है, तो आपको उसके ऊपर आरसीएम को जमा कर देना है अगर वो फ्रेट का पेमेंट आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में बुक कर रहे हो। अगर बुक ही नहीं कर रहे हो तो बात ही खत्म है, फिर तो आनंद करो। ठीक है, तो भैया ये हो गया आरसीएम ऑन जीटीए। पहले थ्योरी की बात करेंगे, फिर हम इसको प्रैक्टिकली भी टैली में करेंगे। आरसीएम ऑन लीगल फीस, सेम ही चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर एप्लीकेबल कब होगा? जब आप रजिस्टर्ड हो और सामने वाले जो वकील साहब है, यहाँ पे लीगल सर्विस का मतलब है एडवोकेट, सीए प्रोफेशनल नहीं। ठीक है, तो सीए तो आपको जनरली जब भी बिल देते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी लगा के देते हैं, तो एडवोकेट जब आपको बिल देता है तो अधिकतर चांस के अंदर वो जीएसटी उसके ऊपर नहीं लगाते हैं। तो एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर कब आएगी आरसीएम ऑन लीगल फीस की? भैया अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, क्योंकि जब रजिस्टर्ड हो नहीं तो फिर तो आरसीएम छोड़ो, जीएसटी की बात नहीं है। तो चूंकि हम यहाँ बात बार बार, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो, आपके वकील साहब ने जो आपसे सर्विसेज के जो पैसे ले रहे हैं उसका अगर आपको उन्होंने बिल दिया है तो बिल पे टैक्स लगा के अगर उन्होंने दिया है तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि आपने तो टैक्स का पैसा दे दिया, तो आरसीएम की बात ही नहीं उठती है। बट उन्होंने जो बिल उसको आपको दिया उसके ऊपर उन्होंने जीएसटी नहीं लगाया है, तो फिर आरसीएम की बात आएगी और उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। क्योंकि कोई भी ऐसा खर्चा जो सेक्शन 9(3) के अंदर स्पेसिफाइड किया गया है और वो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर बुक्स रिकॉर्ड कर रहे हो,
तो आपको उसके ऊपर आरसीएम को जमा करना। तो उसमें से एक खर्चा है आरसीएम ऑन लीगल फीस, जो कि आपने किसी एडवोकेट या एडवोकेट फर्म से आपने कोई भी ऐसी लीगल सर्विसेज ली है जिसका आपको वकील साहब ने बिल तो दिया है बट उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं किया है, तो आपको उसके ऊपर जीएसटी को पे करना है। बहुत ही सिंपल सी भाषा में आरसीएम किसको पे करना है? ऑब्वियस सी बात है, जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है, जिसने लीगल सर्विसेज को लिया है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जो रेसिपिएंट है, उसको आरसीएम को पे करना है। कितना पे करना भैया? 18% पे करना और साथ ही साथ क्लेम कर लेना है। यहाँ पे ध्यान देने की बात जो है वो ये है कि आरसीएम की लायबिलिटी को आप आईटीसी से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, कैश में पे करना है। एनी एग्जम्पशन, नो एग्जम्पशन, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, लीगल सर्विस के खर्चे को बुक कर रहे हो, तो भैया उसके ऊपर आरसीएम को पे करना है। अगली बात कर लेते हैं आरसीएम ऑन रेंट। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना दिया, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आरसीएम ऑन रेंट किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? तो भैया अगेन वही बात, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और जो लैंडलॉर्ड है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा, या इसको और देसी भाषा में समझ लो, जो मैंने अभी पीछे दो आपको सर्विसेज में बताया वही देसी भाषा यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और लैंडलॉर्ड आपसे रेंट का पैसा ले रहा है पर उसने आपको रेंट का बिल नहीं दिया है, मतलब उसने रेंट के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं किया है, आपको रेंट का बिल नहीं दिया, तो इसका मतलब वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, तो अगर उसने आपको रेंट का बिल नहीं दिया है तो आपके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल हो गया। प्रॉपर्टी चाहे कॉमर्शियल हो, प्रॉपर्टी चाहे रेजिडेंशियल हो, दोनों ही कंडीशन में अगर आप वहां पे कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो तो आपके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल हो गया है। तो यहाँ पे टेनेंट जो है वो अगर रजिस्टर्ड है, लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, लैंडलॉर्ड आपसे रेंट के पैसे ले रहा है पर उस पर जीएसटी लगा के आपको बिल नहीं दिया है, तो जो टेनेंट है उसको उसके ऊपर आरसीएम को जमा करना है। बहुत ही सिंपल सी भाषा, कोई लंबा चौड़ा इसमें लॉजिक है ही नहीं। ठीक है, प्रॉपर्टी चाहे रेजिडेंशियल हो, प्रॉपर्टी चाहे कॉमर्शियल हो, रेंट के ऊपर आरसीएम तो जाएगा ही जाएगा। किसको पे करना है? अगेन जो सर्विसेज को ले रहा है, सर्विसेज को कौन ले रहा है? जो किराएदार है, जो टेनेंट है, वो सर्विसेज को ले रहा है, तो उसको उसके ऊपर आरसीएम को पे करना है अगर वहां बिजनेस एक्टिविटी हो रही है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेजिडेंशियल यूज है तो वहां पे आरसीएम की बात ही नहीं होती है, बट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी यूज हो रही है बिजनेस एक्टिविटी में तो वहां आरसीएम की बात है। कंडीशन ये है कि लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है जी। ठीक है, कितने परसेंट पे करना है? 18% पे करना है, साथ ही साथ आईटीसी क्लेम करनी है। कोई एग्जेम्पशन नहीं है, कोई लिमिट विमिट नहीं है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं भैया इनकी अकाउंटिंग की। तो हम यहाँ पे आ गए टैली के अंदर। टैली जो मैं चला रहा हूँ वो लेटेस्ट लीड 5.0 5.0 जो कहना चाहो वो कह लो, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं सर ये तो 5.0 नहीं है, ये तो 5.0। अरे भाई जो भी है कुल मिला के टैली प्राइम 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, आरसीएम अकाउंटिंग। ठीक है, यहाँ पे भैया स्ट्रेटली या कंट्रोल ए की को हमने प्रेस करा, क्योंकि हम अकाउंटिंग जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ डेमो को तो मैं शुरू से बनाता हूँ, पहले से नहीं बना के लाता। तो अभी आपके सामने सारा काम होने वाला है। यहाँ पे हम जीएसटी नंबर इसको अपना बता देंगे भैया, और ऐसा कमाल का आपको वीडियो देने वाला हूं कि एक ही वीडियो में आपको पूरी अकाउंटिंग करके दिखाऊंगा। यहाँ पे वाउचर की को हमने प्रेस करा। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको गुड्स के ऊपर भी आरसीएम का वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चूंकि मैं रेसिपिएंट हूं और मैं सर्विसेज को ले रहा हूं तो F9 परचेज की को मैं प्रेस करूंगा और यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ऑल्ट सी की को मैंने प्रेस करा। मान लो भैया मैं मनमोहन जी से जो है वो ये सर्विसेज को परचेज कर रहा हूं और वो मेरे कौन है भैया? सिंडिकेटर है, क्योंकि मुझसे पैसे लेगा। ठीक है, और ये व्यक्ति कौन है? ये अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि अधिकतर केस के अंदर यहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विसेज जो है वो अनरजिस्टर्ड होगा। सम केस के अंदर, कुछ केसेस के अंदर जैसे जीटी वाला केस है उसमें रजिस्टर्ड भी हो सकता है। ठीक है ना, तो वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे हम इसको अनरजिस्टर्ड ले रहे हैं। अगेन कंट्रोल की को प्रेस करा और यहाँ पे मैं सर्विसेज ले रहा हूँ फ्रेट की। तो चूंकि मैं रेसिपिएंट हूं और मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि अगर आप एक्सपेंस को बुक करोगे, जो स्पेसिफाइड एक्सपेंस है उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर बुक करोगे तो उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। तो ये चूंकि एक्सपेंस है तो मैंने फ्रेट एक्सपेंस यहाँ पे इसका नाम ले लिया अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पे HSN कोड आप मेंशन कर दोगे जो भी बिल के ऊपर मेंशन है। स्पेसिफाइड डिटेल शेयर करा और यहाँ पे मेरे को उसके ऊपर 5% आरसीएम पे करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया सर? 5% ले लिया। और यहाँ पे आपको बस एक ऑप्शन को एनेबल करना है, जैसे आप एफसीएम की अकाउंटिंग करते हो वैसे ही आरसीएम की, बट एक ऑप्शन को आपको एनेबल करना है, एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, इसको आपको यस करना है। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो F12 की को आप प्रेस करोगे और यहाँ पे राइट हैंड पे लास्ट में आप आ जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन। आप इसको क्या कर देंगे सर? यस कर देंगे। बस इतना सा काम आपको करना है, बाकी का काम टैली कर लेगा। तो हमने इसको यस करा। एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस ऑप्शन को भी आपको यस रखना है।
कंट्रोल ए की को हमने प्रेस कर दिया। मान लो मैंने इनसे सर्विस ली भैया 25,000 रुपए की, ठीक है, 25,000 रुपीज की, कंट्रोल ए की को मैंने प्रेस कर दिया। यहीं पे मैं एक ही परचेज के बिल में तीनों सर्विसेज को ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको आसानी रहे। यहाँ पे मैंने एक सर्विसेज और ली भैया लीगल एक्सपेंस, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर एसएससी कोड आप मेंशन कर ही देंगे, जो बिल के ऊपर मेंशन होगा या जो भी आप गूगल से पूछे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को इसके ऊपर 18% आरसीएम को पे करना है। एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज ऑप्शन को हम यस कर देंगे, कंट्रोल ए की को प्रेस कर देंगे। मैंने वकील साहब से सर्विसेज ले ली भैया 15,000 रुपए की। इसके बाद भैया मैंने रेंट भी पे करता हूं उनको, ठीक है, तो एक रेंट एक्सपेंस भी मैं ये आपको एक ही ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूं। यही टैली ओमेन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल की खास बात है कि एक ही साथ आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट डिलीवर करना, ठीक है। तो यहाँ पे रेंट के ऊपर भी 18% एप्लीकेबल है, रिवर्स चार्ज को मैंने एप्लीकेबल करा, कंट्रोल की को प्रेस करा। ये रेंट ले रहे हैं भैया मुझसे 25,000 रुपए, ठीक है। तो ये लो जी, हमने तीनों सर्विसेज जो मैंने आपको भी बताई हैं, जो थ्योरी में बताई, उनका प्रैक्टिकल आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे भैया चूंकि लोकल का ट्रांजैक्शन है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे, तो सीजीएसटी मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करा अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी, और यहाँ पे सीजीएसटी हमने ले लिया, कंट्रोल की को प्रेस। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे टैक्स का पैसा कैलकुलेट होके आ ही नहीं रहा, तो भैया कोई बात नहीं, एसजीएसटी ले लेते हैं। लो जी, तो ये एसजीएसटी ले लिया, तो यहाँ पे एसजीएसटी भी कैलकुलेट होके नहीं आ रहा। अरे भाई कैलकुलेट होके क्यों आएगा? अगर यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया तो आप तो मनमोहन जी को 65,000 के अलावा उसके ऊपर टैक्स का पैसा भी दे दोगे। जब टैक्स का पैसा दे दोगे तो आरसीएम की बात ही क्यों उठेगी? तो इसलिए यहाँ पे कैलकुलेट होके नहीं आएगा, ठीक है ना। ये मैंने जानबूझ के आपको लीजर क्रिएट करके दिखाए थे, बट यहाँ कैलकुलेट होके नहीं आएगा। आप ऑल्ट ए की को प्रेस करोगे, टैक्स का एनालिसिस करोगे, जीएसटी का एनालिसिस करोगे, तो यहाँ पे लिखा आएगा कि भैया इसके ऊपर टैक्स बनना है 8450, बट सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। नोट में ये भी लिखा आएगा, ठीक है। और हम एंटर की को प्रेस करके, चूंकि मेरे को मनमोहन जी को केवल 65,000 अमाउंट ही पे करना है, चूंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि एफसीएम के अंदर हम जो टैक्स का पैसा वो सप्लायर को देते हैं, तो यहाँ पे सप्लायर कौन है? मनमोहन जी। और चूंकि एफसीएम में ट्रांजेक्शन नहीं है तो टैक्स का पैसा हम मनमोहन जी को नहीं दे सकते हैं। तो हमें पैसा किसको देना भाई साहब? हमको पैसा देना है सीधा गवर्नमेंट को। तो इसलिए यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल, मतलब जीएसटी यहाँ बिल के ऊपर नहीं लगाओगे, नहीं तो मनमोहन जी के लेजर में चला जाएगा ना 65,000 प्लस जीएसटी। तो इस पॉइंट को ध्यान रखो। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो भैया फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इतने ज्यादा नेताजी बनने की जरूरत नहीं है, पहले कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारी वेबसाइट telihominstitute.in पे जाके भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंटर की को प्रेस करा, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया भाई साहब, सारा काम डन। ऑल्ट जी की को आप प्रेस करें, जीएसटीआर 3B को देखें। जब आप जीएसटीआर 3B को देखोगे, अप्रैल मंथ का मैंने यहाँ पे 3B ओपन करा, क्या यहाँ पे कोई एरर है? कोई एरर नहीं है भाई साहब। अब यहाँ पे कमाल की बात देखो, 65,000 का आपका वो तीनों सर्विसेज थी, आपकी लायबिलिटी भी बुक हो गई है और आपकी आईटीसी भी बुक हो गई है, क्योंकि कॉलम जीएसटीआर 3B का कॉलम 3.1 किसका होता है? लायबिलिटी का होता है, और 4 आपका आईटीसी का होता है। तो आपके कौन से टेबल में कौन से पॉइंट के अंदर लायबिलिटी शो होगी और कौन से पॉइंट के अंदर आपकी आईटीसी शो होगी, प्रॉपर्ली ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है। तो इसलिए बोलता हूं मैं हमेशा रिकॉर्डिंग सही करो, रिपोर्टिंग तो अपने आप सही तैयार होगी। तो यहाँ प्रॉपर्ली रिपोर्ट आपकी तैयार हो चुकी है। जीएसटीआर 3B के 3.1C के अंदर, 3.1D के अंदर, सॉरी 3.1D के अंदर आपका आरसीएम का जो है वो लायबिलिटी शो होगी। इनवर्ड सप्लाई एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, उसी के अंदर आपका 3.1D के अंदर आपकी प्रॉपर्ली लायबिलिटी शो हो रही है 8450 की, ठीक है। इसी तरीके से आईटीसी के टेबल नंबर 4A3 के अंदर आपकी जो है आईटीसी का पैसा प्रॉपर्ली मेंशन हो रहा है 8450। तो ये तो आपकी जीएसटीआर 3B की प्रॉपर्ली रिपोर्ट आपकी तैयार हो गई कि आपको आरसीएम का पैसा कहां शो करना है और आईटीसी के पैसे को कहां पे क्लेम करना है। ये आपकी प्रॉपर्ली जीएसटीआर 3B तैयार हो गई है। आरसीएम का जीएसटीआर 1 से कोई भी लेना देना नहीं है। अब बात आती है, अगर मैं बैलेंस शीट में आता हूं तो यहाँ पे जो मेरे ड्यूटी एंड टैक्सेस है, ना तो यहाँ पे लायबिलिटी शो कर रही है और ना ही यहाँ पे आईटीसी शो कर रही है। तो इसके लिए हमको जर्नल एंट्री को पास करना पड़ेगा। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला कि ये मेरे पेड कोर्स का कंटेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज की इस वीडियो के अंदर, क्योंकि रिसेंटली आरसीएम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया अकाउंटेंट को अकाउंटिंग सीखने के लिए, इसलिए ये कंटेंट हम यहाँ पे लेके आए हैं। अब इसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, तो वाउचर की को हम प्रेस करेंगे, F7 जर्नल की को प्रेस करेंगे और मंथ की एंड डेट पे हम एंट्री को पास करेंगे। और हमें क्या करना है सर? हमें 2 काम करने हैं। एक तो हमें लायबिलिटी को क्रिएट करना है, लायबिलिटी को अपना खड़ा करना है, और दूसरी आईटीसी को हमें क्लेम करना है। तो लायबिलिटी हम यहाँ पे स्टैंड करने के लिए, लायबिलिटी को शो करने के लिए हम एक एंट्री को पास करेंगे जर्नल से।
यहाँ पे हम लेंगे आरसीएम ऑन सर्विसेज का एक लेजर हम क्रिएट करेंगे। अंडर करंट एसेट्स ले लो चाहे करंट लायबिलिटी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इसी मंथ में जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल ए की को हमने प्रेस करा। टोटल मेरा अमाउंट कितना था 8450, जो सर्विसेज के ऊपर मेरे को आरसीएम को पे करना है वो कितना है 8450। और जो मेरे को टैक्स पे करना है वो कौन से हेड में पे करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। बट अगर आपको पता हो तो ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी वैसे थोड़ा सा अपर लेवल का ये मतलब थोड़ी सी बातें हैं। वैसे अपर लेवल तो कुछ नहीं है, अकाउंटिंग सब्जेक्ट ही बिल्कुल लुल है, मतलब कोई खास पढ़े लिखों के लिए नहीं है ये। पर फिर भी बता दूं, सीजीएसटी और जो एसजीएसटी का लेजर होता है ये आपके आईटीसी के लेजर होते हैं। किसके लेजर होते हैं सर? आईटीसी के लेजर होते हैं। पर मुझे जो आरसीएम का पैसा पे करना है वो किससे पे करना है? आरसीएम का जो मुझे पैसा पे करना है वो किससे पे करना है? वो कैश लेजर से पे करना है। इसीलिए मैं यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी का लेजर नहीं ले सकता। मैं दावा दे सकता हूं आपको पूरे यूट्यूब में इस तरीके का एक्सप्लेनेशन आपने आरसीएम को लेकर नहीं सीखा होगा कि ये ऐसे भी एंट्रियां पास होती है। ठीक है, तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी का लेजर सेलेक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि ये लेजर किसके हैं? ये लेजर क्रेडिट लेजर बोला जाता है इनको। तो अगर आप इनको सेलेक्ट करोगे तो आपके क्रेडिट लेजर का रिकंसिलिएशन बिगड़ जाएगा, वो पूरे साल आप परेशान रहोगे और जीएसटी का केस होगा तो भी परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? कैश लेजर लेना पड़ेंगे। तो ऑल्ट सी से हम कैश लेजर क्रिएट करेंगे जिसको हम बोलते हैं सीजीएसटी पेबल, या आप सीजीएसटी कैश लेजर भी लिखना चाहो तो कैश लेजर लिख लो। ठीक है, अंडर आप इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस ले लो या एक ग्रुप बना लो जीएसटी कैश लेजर के नाम से, अंडर करंट लायबिलिटी। ठीक है, कंट्रोल ए की को प्रेस करा, अगेन कंट्रोल ए की को, तो ये सीजीएसटी का कैश लेजर हो गया। तो कितने रुपए मेरे को जमा करने हैं यहाँ पे? 4225 रुपए। ठीक है, और इसी तरीके से हम एसजीएसटी का भी कैश लेजर क्रिएट कर लेंगे, तो 4225। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, इसी तरीके का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ओके। सो अच्छा एक बार मैं देख लूं भैया, हमारा 8450 रुपए था ना पैसा। यस, तो 8450 हमारा पैसा। ठीक है, सो ये मैंने किस चीज की एंट्री पास की है? ये मैंने एंट्री पास की है लायबिलिटी दिखाने की, क्योंकि मेरे को 3B में पैसा पे करना है ना, और जब मैं कैश लेजर को रिकंसाइल करूंगा तो कैसे रिकंसाइल होंगे, इसके लिए हमने लायबिलिटी को अपना जो है यहाँ पे शो करा है। जनरल एंट्री हमने पास किया, आरसीएम ऑन सर्विसेज का हमने एक लेजर लिया 8450। सर आरसीएम सर्विसेज आपने क्यों लिया? यहाँ पे आपकी घर की खेती? नहीं भैया, मेरे घर की खेती नहीं है, अभी मुझे इसकी आईटीसी क्लेम करनी है, तो इस खेती को थोड़ी देर बाद हम खत्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लायबिलिटी शो कर दिया, और लायबिलिटी हमें किससे पे करनी है? कैश लेजर से पे करनी है, इसलिए भूल के भी यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी को सिलेक्ट मत कर लेना। तो एंटर की को हमने यहाँ पे प्रेस कर दिया। अब इस एंट्री से क्या हुआ? बैलेंस शीट में आप आओगे, बैलेंस शीट के अंदर ड्यूटी एंड टैक्सेस में आओगे तो साफ साफ आपकी जीएसटी कैश लेजर के अंदर 8450 की लायबिलिटी स्टैंड हो गई है। साफ साफ आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भैया 8450 रुपए मेरे को पे करने हैं। कौन से हेड में पे करने हैं भैया? एंटर प्रेस करो, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में 4225 क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है लेनदार, लायबिलिटी तो हमसे लेगी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये इसलिए प्रॉपर अकाउंटिंग। दूसरी तरफ आपका आरसीएम ऑन सर्विसेज यहाँ पे असेट्स में स्टैंड हो गया है, जो कि आपको आईटीसी क्लेम करनी है। तो चूंकि मेरे को सेम मंथ के 3B के अंदर लायबिलिटी शो करनी है, सेम मंथ के 3B के अंदर आईटीसी को क्लेम करना है, तो लायबिलिटी मैंने शो कर दी। अब आईटीसी क्लेम की मैं एक एंट्री पास करूंगा, ये भी मैं मंथ की एंड डेट पे एंट्री पास करूंगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमें आईटीसी बढ़ानी है, तो आईटीसी के हमारे लेजर कौन से होते हैं? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो हम यहाँ पे लेंगे सीजीएसटी कितने रुपए? 4225। एसजीएसटी कितने रुपए? 4225। और क्रेडिट किसको करेंगे भैया? आरसीएम ऑन सर्विसेज, जो हमने घर की खेती खड़ी की थी। ठीक है, तो आरसीएम ऑन सर्विसेज जैसे ही आप लोगे तो आरसीएम ऑन सर्विसेज आपका जीरो हो जाएगा। एंटर की को आप प्रेस कर दोगे। अब भैया इससे क्या होगा? इससे बैलेंस शीट के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आपके 8450 की आईटीसी, क्योंकि लायबिलिटी साइड में माइनस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? आईटीसी हुई, और ये आपकी लायबिलिटी यहाँ पे स्टैंड हो गई। ठीक है, ये आपकी आईटीसी क्लेम हो गई। तो सेम मंथ के अंदर आपके दोनों काम हो गए, लायबिलिटी भी शो हो गई और आपकी आईटीसी भी क्लेम हो गई। लायबिलिटी अगर आईटीसी पे आप चेक करोगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस किसका होता है? असेट्स का। असेट्स बोले तो आईटीसी। आ गया आनंद? ठीक है भैया, अब आनंद आ गया सर। अब ये बताओ भाई साहब, 3B के अंदर तो हम इसका पेमेंट भी करेंगे, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि आपने अप्रैल का 3B जो है वो 15 मई को फाइनल कर दिया और आपने रिटर्न फाइल कर दी। तो 15 तारीख को जब आपने रिटर्न फाइल की होगी तो अपने बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट करा होगा। किसका? ये जो आपने लायबिलिटी स्टैंड की थी। तो उस लायबिलिटी को हम ले लेंगे और F5 पेमेंट की एंट्री से, पेमेंट के वाउचर से इस एंट्री को हम पास करेंगे। सीजीएसटी कैश लेजर 4225, यहाँ पे लिखा भी हुआ है साफ साफ 4225, तो ये आप सेलेक्ट करोगे जीरो हो जाएगा। एसजीएसटी का कैश लेजर सेलेक्ट करोगे 4225 जीरो हो जाएगा। और जो भी आपने बैंक से पेमेंट करा वो आप बैंक को दिखा दोगे। अभी मैं यहाँ पे कैश दिखा रहा हूँ टेम्परेरी बेस पे। ठीक है, और आप जो भी आपने जिस बैंक से पेमेंट किया वो बैंक आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे।
तो ये एंट्री हमारी डन हो गई। अब क्या हुआ, अब बैलेंस शीट में जब आप आएंगे तो आपका कैश लेजर बोले तो लायबिलिटी क्या हो, जीरो हो गई। आईटीसी आपने यहाँ पे 8450 रुपए क्लेम कर ली। आरसीएम ऑन सर्विसेज जो एक लेजर था आपका वो भी जीरो हो गया। और आपकी जो जीएसटीआर 3 भी है उसके अंदर भी आपकी प्रॉपर्ली रिपोर्टिंग यहाँ पे शो कर रही है कि आपकी क्या लायबिलिटी थी, क्या आईटी थी। तो इसे बोलते हैं भैया प्रॉपर रिकॉर्डिंग, और प्रॉपर रिकॉर्डिंग के बिहाफ पे आपकी प्रॉपर रिपोर्टिंग को तैयार करना। सो आई होप इससे बेस्ट क्लैरिफिकेशन आपको नहीं मिलने वाला और आपको वीडियो में आनंद आया होगा। आनंद आया है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोबारा से पूरी वीडियो को समाप्त कर देता हूं मैं और यहाँ पे आपको फिर से मैं अपनी पीपीटी पे लेके चलता हूं, ठीक है। तो आरसीएम अकाउंटिंग जो है आज हमने सीखी टैली प्राइम में, और ये थी आरसीएम ऑन सर्विसेज के ऊपर। सर्विसेज के ऊपर यही तरीका, चाहे सर्विस आगे इन फ्यूचर कोई भी सर्विस इंसर्ट हो जाए, काम करने का तरीका ही रहेगा। अगर आपको आरसीएम ऑन गुड्स की अकाउंटिंग चाहिए तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना। आरसीएम आज की तारीख में अकाउंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। काम करने का सही तरीका मैंने आपको आज की वीडियो में सिखाने का, बताने का कोशिश किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।